हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान सभ्यता की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। यानी राजस्थान इतिहास की आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। हमने एक तो कालीबंगा सभ्यता, उसके बाद हमने आहड़ सभ्यता को भी हमने कवर कर लिया है। तो आज हम लोहा युगीन सभ्यता देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम लोहा युगीन सभ्यता पढ़ने वाले हैं कि जो लोहा युगीन सभ्यता है वह क्या है। तो लोहे का प्रथम साहित्य उल्लेख अर्थवेद के अंदर हुआ है। यानी जो लोहे का जो प्रथम जो साहित्य उल्लेख है ना, यानी क्या हो गया, लोहे का प्रथम साहित्य उल्लेख वह अर्थवेद के अंदर हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो लोहा है ना, तो लोहे का जो प्रथम साहित्य उल्लेख है वह कहाँ पर हुआ है। तो लोहे का जो प्रथम साहित्य उल्लेख है ना वह अर्थवेद के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, अर्थवेद के अंदर हुआ है। यानी लोहे का जो क्या है, लोहे का जो साहित्य उल्लेख है ना वह हमारा अर्थवेद के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, अर्थवेद के अंदर हुआ है। फिर क्या है, उत्तर वैदिक काल और काल में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हो गया। यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर जो भारतीय थे ना, तो भारतीयों को लोहे का ज्ञान हो गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारतीय थे ना, तो भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ था। तो भारतीयों को जो लोहे का ज्ञान है ना वह कब हुआ था, वह हुआ था उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। यानी भारतीयों को जो लोहे का तो ज्ञान है ना वह उत्तर वैदिक काल के अंदर हुआ था। फिर क्या है, फिर है भारत में जो लोहा युगीन संस्कृति के अधिकांश स्थल है ना वह मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाट से मिले हैं। यानी क्या हो गया कि जो भारत के अंदर जो लोहा युगीन संस्कृति के जो अधिकांश, यानी भारत के अंदर जो लोहा युगीन के जो अधिकांश स्थल है ना वह मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाट में मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं, तो भारत के जो लोहा युगीन संस्कृति के जो अधिकांश स्थल है ना वह मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाटी से मिले हैं। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। तो लोहे के जो प्रथम साहित्यिक उल्लेख है वह उसका वर्णन कहाँ हुआ है। तो लोहे का जो प्रथम जो साहित्य उल्लेख है वह हमको अर्थवेद के अंदर मिलता है। तो अर्थवेद के अंदर हमको क्या मिलता है, तो अर्थवेद के अंदर हमको लोहे का साहित्य उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, लोहे का साहित्यिक उल्लेख मिलता है। फिर है उत्तर वैदिक काल में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हो गया था। यानी जो उत्तर वैदिक काल है, यानी जो उत्तर वैदिक काल है ना, उस समय जो भारतीय थे ना, तो भारतीयों को यहाँ पर लोहे का ज्ञान हो गया था। किसका ज्ञान हो गया था भारतीयों को, तो भारतीयों को यहाँ पर लोहे का ज्ञान हो गया था। फिर क्या है, फिर है भारत में लोहा युगीन संस्कृति के अधिकांश स्थल मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाट में मिले हैं। क्या हो गया कि जो हमारा भारत है ना, तो भारत के अंदर जो लोहा युगीन संस्कृति के जो अधिकांश स्थल है ना, यानी भारत में लोहा युगीन संस्कृति के जो अधिकांश तल है ना वह मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाट में मिले हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर जो लोहा युगीन संस्कृति है ना, तो लोहा युगीन संस्कृति के जो अधिकांश तल है वह मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाट में मिले हैं। फिर आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है लोहा युगीन सभ्यता के लोग विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे। यानी जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, तो उस सभ्यता के अंदर जो मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाट में मिले हैं। क्या मिले हैं कि भारत में जो लोहा युगीन संस्कृति के अधिकांश स्थल है ना, यानी भारत के अंदर जो लोहा युगीन संस्कृति है तो उसके जो अधिकांश तल है ना वह मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाट में मिले हैं। तो यह भी हमको याद रखना होगा, जो कि हमारे लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। फिर है लोहा युगीन सभ्यता के लोग विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे। यानी जो लोहा युगीन सभ्यता है, क्या हो गया
कि जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, तो इस सभ्यता के लोग क्या है, जो विशिष्ट प्रकार के मृत भांड होते थे ना, उनका प्रयोग करते थे। तो लोहा युगीन सभ्यता के लोग विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मृत भांड कहा गया है। जिनको क्या कहा गया है, जिनको चित्रित धूसर और मृत भांड कहा गया है। यानी जो क्या हो गया कि जो लोहा युगीन सभ्यता के जो लोग हैं ना, यानी जो लोहा युगीन सभ्यता के लोग हैं, तो वे विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? विशिष्ट प्रकार के जो मृत भांड थे ना, उनका प्रयोग करते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मृत भांड कहा गया है। जिनको क्या कहा गया है? जिनको चित्रित धूसर मृत भांड कहा गया है। क्या हो गया कि जो लोहा युगीन सभ्यता के जो लोग हैं ना, यानी जो लोहा युगीन सभ्यता के लोग वह विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का उपयोग करते हैं, जिनके चित्र धूसर व मृत भांड कहा गया है। जिन्हें क्या कहा गया है? जिनको चित्रित धूसर और मृत भांड कहा गया है। यानी लोहा युगीन सभ्यता के जो लोग हैं ना, वह विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मृत भांड कहा गया है। फिर आगे चलते हैं। आगे, जबकि राजस्थान में 9 ऐसे काले मृत भांडों के साथ लोहा प्राप्त हुआ है। यानी जबकि राजस्थान के अंदर 9 ऐसे कालियन, जो 9 है सभ्यता है ना, वहाँ से काले और लाल मृत भांडों के साथ साथ क्या है, वहाँ पर काले और मृत भांडों के साथ साथ जो लोहा है ना, तो लोहा भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह भी हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि जो राजस्थान के अंदर जो नोह है ना, तो नोह से काले लाल मृत भांडों के साथ साथ यहाँ पर लोहा भी प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि क्या है, तो जिसकी जो तिथि है ना, वह 1400 ईसा पूर्व है। क्या है? 1400 ईसा पूर्व है। और सर्वप्रथम अतरंगी जी खेड़ा व नोहा में लोहे की निर्मित हल प्राप्त हुई थी। यानी सर्वप्रथम क्या हो गया, जो अंतरजीवी खेड़ा है ना, वहाँ से नोहा से लोहे की निर्मित हल प्राप्त हुई है। तो जो हमारी लोहा युगीन सभ्यता है ना, जितना हमने अभी पढ़ा है ना, उस पर थोड़ी सी डिस्कस और कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी लोहा युगीन सभ्यता है, कौन सी है? लोहा युगीन सभ्यता है। तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, तो इसका जो प्रथम साहित्य उल्लेख है ना, वह कहाँ पर मिला है, कब मिला, तो उसका हमको पूर्ण डिटेल से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि जो लोहा युगीन का जो प्रथम साहित्य उल्लेख है ना, यानी जो लोहा युगीन सभ्यता है, तो लोहा युगीन सभ्यता का जो प्रथम साहित्य उल्लेख है ना, वह अथर्ववेद के अंदर हुआ है। किसके अंदर हुआ है? अथर्ववेद के अंदर हुआ है। यानी लोहे का सबसे पहले जो साहित्य उल्लेख है ना, वह अथर्ववेद के अंदर हुआ है। यानी अथर्ववेद के द्वारा ही हमको लोहा सभ्यता का पता चला है। तो जो लोहा सभ्यता का जो सर्वप्रथम जिससे हमको लोहा सभ्यता के बारे में पता चला है, तो वह हमारा अथर्ववेद के कारण ही हमको इसका पता चला है। फिर क्या है? फिर हमारा क्या हो गया? फिर हमारा हो गया जो उत्तर वैदिक काल है ना, यानी जो उत्तर वैदिक काल में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हो गया था। यानी जो उत्तर वैदिक काल है, क्या है कि जो उत्तर वैदिक काल है, यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर जो भारतीय थे ना, तो भारतीयों को वहाँ पर लोहे का ज्ञान हो गया था। यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर जो भारतीय थे ना, तो भारतीयों को लोहे के बारे में पता चल गया था। तो भारतीयों को लोहे के बारे में कब पता चला था? उत्तर वैदिक काल के अंदर जो भारतीय थे ना, तो भारतीयों को लोहे के बारे में पता चल गया था। फिर क्या है? फिर है भारत में लोहा युगीन संस्कृति के अधिकांश तल मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाटी में मिले हैं। क्या हो गया कि जो हमारा भारत है ना, क्या है? भारत। तो भारत के अंदर, भारत में क्या हो गया? भारत में जो लोहा युगीन सांस्कृतिक है, क्या है?
जो लोहा युगीन संस्कृति की क्या है कि संस्कृति की जो अधिकांश स्थल है ना, तो अधिकांश स्थल क्या है, अधिकांश स्थल हमारे मध्य भारत व उत्तरी क्या मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाटी में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? संस्कार के अत्यधिक अधिकांश भाग मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाटी से मिले हैं। फिर आगे क्या है, फिर है जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, तो लोहा युगीन सभ्यता के लोग विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे। यानी जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, तो जो लोहा युगीन सभ्यता की क्या हो गया, तो लोहा युगीन सभ्यता के जो लोग थे ना, तो वह क्या करते थे, वह जो विशिष्ट प्रकार के जो मृत भांड होते थे ना, उनका प्रयोग करते थे। तो लोहा युगीन सभ्यता के अंदर जो लोग थे वह किस उपयोग करते थे, जो वह विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का उपयोग करते थे, जिन्हें चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। जिनको क्या कहा गया है, जिनको चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। तो हमको याद रखना होगा कि जो लोहा युगीन सभ्यता है ना, तो लोहा युगीन सभ्यता के लोग विशिष्ट प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे, जिन्हें चित्रित दूसर मृत भांड कहा गया है। फिर है जबकि राजस्थान के 9 ऐसे काले लाल मृत भांड के साथ लोहा भी प्राप्त हुआ है। जबकि जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर जो 9 है ना, 9 है, तो 9 ऐसे भी काले मृत भांडों के साथ लाल मृत भांड प्राप्त हुए हैं। तो 9 ऐसे क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो 9 ऐसे हमारे जो काले मृत भांड है ना, यानी जो काले मृत भांड है, तो काले मृत भांडों के साथ साथ यहाँ पर लोहा भी प्राप्त हुआ है। तो यह हमको याद रखना होगा। हमको क्या याद रखना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर 9 ऐसे लाल मृत भांडों के साथ काले मृत भांडों के साथ साथ लोहा भी प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, जिनकी तिथि 1400 ईसा पूर्व है। तो जिनकी क्या होगी, जिनकी जो तिथि है ना, वह क्या होगी, जिनकी तिथि 14 ईसा पूर्व है। जिनकी तिथि क्या है, तो जिनकी तिथि 1400 ईसा पूर्व है, उसकी तिथि क्या होगी, उनकी तिथि 1400 ईसा पूर्व है। क्या है, 1400 ईसा पूर्व है, यानी जो जिनकी तिथि है ना, वह 1400 ईसा पूर्व है। फिर क्या है, सर्वप्रथम क्या हो गया कि सर्वप्रथम अंतरजी खेड़ा व नौहा से लोहे की निर्मित हल्की हल प्राप्त हुई है। यानी सर्वप्रथम क्या हो गया कि सर्वप्रथम जो अंतरजी खेड़ा है ना, अंतरजी खेड़ा व नौहा से लोहे की निर्मित हल्की हल प्राप्त हुई है। यानी सर्वप्रथम जो अंतरजी खेड़ा है ना, तो अंतरजी खेड़ा से नौहा से लोहे की निर्मित हल्की हल प्राप्त हुई है। तो यह हमको याद रखना होगा। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन सभ्यता के स्थल मिले हैं ना, तो वह कौन कौन से हैं, उसके बारे पे भी हमको डिस्कस करनी होगी कि राजस्थान के अंदर जो हमको लोहा युगीन सभ्यताएं मिली है, तो उन सभ्यताओं के स्थलों के बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से स्थल हैं, उनके बारे में पूर्ण विश्लेषण भी हमको होना चाहिए। तो राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन सभ्यता के स्थल है ना, उसके अंदर जो सबसे पहला है ना, वह हमारी है रेड सभ्यता। कौन सी होगी सबसे पहले, सबसे पहले हमारी होगी रेड सभ्यता। फिर जो सेकंड है वह हमारी है सुनारी सभ्यता। सेकंड कौन सी होगी हमारी, सुनारी सभ्यता। थर्ड होगी हमारी जोधपुर सभ्यता। थर्ड कौन सी होगी हमारी जोधपुर सभ्यता। और फोर्थ होगी हमारी इसवाल सभ्यता। कौन सी होंगी, इसवाल सभ्यता। फिफ्थ पर हमारी हो जाती है नगर सभ्यता। फिफ्थ पर क्या हो जाती है, नगर सभ्यता। सिक्स पर हो जाती है हमारी नगरी सभ्यता। कौन सी हो जाती है सिक्स पर हमारी होगी नगरी सभ्यता। सेवन पर हमारी होगी तिलवाड़ा सभ्यता। सेवन पर हमारी क्या होगी, तिलवाड़ा सभ्यता। 8 पर हमारी होगी नौहा सभ्यता। 8 पर हमारी क्या होगी, नौहा सभ्यता। 9th पर हमारी होगी बैराट सभ्यता। 9th पर हमारी कौन सी होगी, बैराट सभ्यता। 10th पर हमारी होगी नालियार सभ्यता।
10th पर हमारी कौन सी होगी? 10th पर हमारी होगी नालियार सभ्यता। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन सभ्यता जो स्थल है ना वह है। तो राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन सभ्यता है तो उनके कौन कौन से स्थल है, तो उसके बारे में आप एक टिप्पणी दीजिए। तो राजस्थान के अंदर क्या है कि राजस्थान के अंदर जो लोहा युगीन सभ्यताओं की जो स्थल है ना उसके अंदर सबसे पहला तो आ जाता है रेड सभ्यता। क्या आ गया? सबसे पहले आ गया रेड सभ्यता। उसके बाद आ गई सेकंड सुनारी सभ्यता। सेकंड पर क्या आ गया? सेकंड पर आ गया सुनारी सभ्यता। क्या आ गया सेकंड पर आ गया सुनारी सभ्यता। उसके बाद जो फोर्थ सेकंड पर सुनारी आ गया। थर्ड पर आ गया जोधपुरा सभ्यता। थर्ड पर क्या आ गया? थर्ड पर आ गया जोधपुरा सभ्यता। थर्ड पर क्या आ गया? थर्ड पर आ गया जोधपुरा सभ्यता। फोर्थ पर क्या आ गया? फोर्थ पर आ गया ईसवाल सभ्यता। फोर्थ पर क्या आ गया? फोर्थ पर आ जाता है ईसवाल सभ्यता। फोर्थ पर क्या आ गया? फोर्थ पर आ गया ईसवाल सभ्यता। फिफ्थ पर क्या आ गया? फिफ्थ पर आ गया नगर सभ्यता। फिफ्थ पर क्या आ गया? फिफ्थ पर आ गया नगर सभ्यता। फिफ्थ पर क्या आ गया? फिफ्थ पर आ गया नगर सभ्यता। सिक्स्थ पर क्या आ गया? सिक्स्थ पर आ गया नगरी सभ्यता। सिक्स्थ पर क्या आ गया? सिक्स्थ पर आ गया हमारा नगरी सभ्यता। सिक्स्थ पर क्या आ गया? तो सिक्स्थ पर आ गया हमारा नगरीय सभ्यता। फिर जो हमारा सेवंथ है तो सेवंथ पर आ गया हमारा तिलवाड़ा सभ्यता। क्या आ गया सेवंथ पर? सेवंथ पर हमारा है तिलवाड़ा सभ्यता। सेवंथ पर क्या आ गया हमारा? सेवंथ पर आ गया हमारा तिलवाड़ा सभ्यता। और 8 पर हमारा आ गया नौह सभ्यता। 8 पर हमारा क्या आ गया? 8 पर हमारा आ गया नौह सभ्यता। 8 पर हमारा क्या आ गया? 8 पर हमारा आ गया नौह सभ्यता। 9th पर हमारा आ गया बेराट सभ्यता। 9th पर क्या आ गया? 9th पर आ गया बेराट सभ्यता। 9th पर क्या आ गया? 9th पर आ गया बेराट सभ्यता। और 10th पर आगे क्या आ गया? 10th पर आ गया हमारा नालियासार सभ्यता। 10th पर क्या आ गया? 10th पर आ जाता है हमारा नालियासार सभ्यता। 10th पर आ गया हमारा नालियासार सभ्यता। उसके बाद जो हमारी रेड सभ्यता है जो कि हमारे टोंक के अंदर स्थित है, तो सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। तो रेड है जो टोंक के अंदर है वह क्या है? तो रेड है ना जो टोंक के अंदर है वह हमारी लोहा युगीन सभ्यता के स्थल है। क्या है? लोहा युगीन जो सभ्यता है ना उसके स्थल है। तो हमको पता होना चाहिए। तो हमको तैयारी इस तरह करनी है ताकि हमारे सभी के सभी क्वेश्चन सही हो पाए, ऐसी हमको तैयारी करनी है। तो जो हमारी रेड सभ्यता है वह राजस्थान की जो लोहा युगीन सभ्यता है ना उसी का एक स्थल है। तो जो रेड सभ्यता है ना तो सबसे पहले तो यह होगा यह स्थित कहाँ पर है? तो जो रेड सभ्यता ना ये हमारे टोंक के अंदर स्थित है। तो रेड कहाँ है? रेड हमारे टोंक के अंदर स्थित है। यानी जो रेड सभ्यता है ना तो रेड सभ्यता टोंक के अंदर स्थित है। तो हमको यह याद रखना होगा कि जो रेड सभ्यताएं है ना तो रेड सभ्यता हमारी टोंक के अंदर स्थित है। रेड कहाँ पर है? तो रेड हमारी टोंक के अंदर स्थित है। फिर क्या है? ढील नदी के किनारे। यानी जो रेड सभ्यता है तो वह कौन सी नदी के किनारे है? जो रेड सभ्यता है ना वह हमारी जो ढील नदी है ना उसके किनारे पर स्थित है। तो रेड सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो रेड है तो रेड कहाँ पर स्थित है? तो रेड हमारी ढील नदी के किनारे स्थित है। रेड हमारी कहाँ है? तो रेड हमारे ढील नदी के किनारे पर स्थित है। फिर जो इसका उत्खनन है यानी जो हमारी रेड सभ्यता है तो रेड सभ्यता का जो उत्खनन है वह कब हुआ था? तो रेड सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है ना 1938 से लेकर 40 के अंदर केदारनाथपुरी के अंदर हुआ था। यानी जो रेड सभ्यता है तो रेड सभ्यता जो कि हमारे टोंक के अंदर स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह ढील नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? ढील नदी के किनारे पर स्थित है। और जो इसका उत्खनन है ना तो इसका उत्खनन कब हुआ था? तो इसका उत्खनन 1938 से लेकर
1940 के मध्य हुआ था। यानी जो रेड सभ्यता है, तो रेड सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है ना, वह 1938 से लेकर 1940 तक हुआ था। तो रेड सभ्यता का जो उत्खनन का जो कार्य है वह कब हुआ था? तो रेड सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है ना, वह 1938 से लेकर 40 के मध्य हुआ था। तो रेड सभ्यता का उत्खनन का कार्य कब हुआ? 1938 से लेकर 1940 के मध्य हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो यह हमारा केदारनाथपुरी के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? केदारनाथपुरी के अंदर हुआ था। यानी जो हमारी रेड सभ्यता है ना, जो कि हमारे टोंक के अंदर स्थित है, तो जो इसका उत्खनन है ना, वह 1938 से लेकर 40 तक केदारनाथपुरी के अंदर हुआ था। उसके बाद हम क्या है, उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि जो राजस्थान है ना, तो राजस्थान में जो लोहायुगीन सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, यानी राजस्थान के अंदर जो लोहायुगीन जो सभ्यता है ना, सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? रेड टोंक। यानी जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का जो लोहायुगीन सभ्यता है ना, तो लोहायुगीन सभ्यता का जो महत्वपूर्ण जो स्थल है, जो महत्वपूर्ण स्थल है ना लोहायुगीन सभ्यता, वह हमारा है रेड या फिर टोंक। यानी क्या हो गया कि जो हमारी रेड या टोंक है ना, वह राजस्थान का लोहायुगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि राजस्थान का लोहायुगीन सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल है, तो वह कौन सा है? तो आप उसका क्या आंसर दोगे? तो उसका आंसर होगा हमारा रेड, जो कि टोंक के अंदर स्थित है। जो लोहायुगीन जो सभ्यता है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। फिर आगे यहाँ लोहे के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर जो लोहा है ना, तो लोहे के यहाँ पर विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। यानी रेड के अंदर यहाँ की लोहा सभ्यता के यहाँ पर जो है ना, वह विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं रेड के अंदर? तो रेड के अंदर यहाँ पर लोहे के विशाल भंडार प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे प्राचीन स्थान का टाटानगर कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। यानी यहाँ लोहे के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान का टाटानगर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का टाटानगर टोंक को कहा जाता है। तो और जो यहाँ पर क्या मिले हैं? यहाँ पर लोहे के विशाल भंडार मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? रेड टोंक के अंदर। तो इसीलिए इसको प्राचीन राजस्थान का टाटानगर के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्राचीन टाटानगर कौन सा है, तो वह हमारा हो जाएगा राजस्थान का जो प्राचीन टाटानगर है ना, वह हमारा टोंक हो जाएगा। फिर क्या है? फिर है यहाँ लोहे के विशाल भंडार, यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन समय के अवशेष मिले हैं। यानी जो हमारी रेड सभ्यता है, यानी जो हमारी टोंक है ना, यहाँ से हमको क्या मिले हैं? तो यहाँ से हमको गुप्तकालीन समय के अवशेष मिले हैं। यानी रेड टोंक से हमको जो गुप्तकालीन जो समय है ना, तो गुप्तकालीन समय के अवशेष मिले हैं। यानी जो हमारी रेड है ना, तो यहाँ से पूर्व जो गुप्तकालीन समय तक के यहाँ पर क्या मिले हैं? तो यहाँ पर हमको इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ टूटे प्याले, क्या टूटे प्याले, मणके, और यहाँ से अपोलो लाइट्रोक्स का सिक्का व इंडो ससेसिन सिक्के मिले हैं। यानी क्या हो गया कि जो रेड टोंक है ना, तो यहाँ से टूटे हुए प्याले, मणके और साथ ही साथ यहाँ पर अपोला डॉट्स का सिक्का व इंडोनेशियन सिक्के यहीं पर मिले हैं। यानी जो रेड टोंक है ना, तो यहाँ पर टूटे हुए प्याले, मणके, और यहाँ से जब अपोला डॉट्स का जो सिक्का है ना, वह इंडोनेशियन सिक्के यहीं पर मिले हैं।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारी है रेड या टोंक। रेड से हमको 3075 यानी रेड जो टोंक से हमको 3075 पंचमार्क और आहत सिक्के मिले हैं। यानी जो रेड है ना, जो कि टोंक के अंदर स्थित है, वहाँ से हमको क्या मिले हैं, तो वहाँ से हमको ये 3075 पंचमार्क यानी या फिर आहत सिक्के मिले हैं, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। क्या है, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। फिर है लेख विहीन। ये सिक्के अधिकांश चांदी के बने हैं। यानी लेख विहीन के अनुसार ये जो सिक्के हैं ना, यह जो अधिकांश सिक्के हैं ना, वह चांदी के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं ये अधिकांश सिक्के, तो ये अधिकांश सिक्के चांदी के बने हुए हैं। तो जो हमारी रेड सभ्यता है, उसके अंदर जो लोहा युगीन सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है रेड है, तो उसके बारे में क्या कुछ है रेड सभ्यता के बारे में, कि यह डील नदी के किनारे है। रेड सभ्यता कहाँ है, तो रेड सभ्यता डील नदी के किनारे है, और जिसका उत्खनन 1938 से लेकर 40 के अंदर केदारनाथपुरी में हुआ था। राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल यही है। कौन सा है, रेड, जो कि कहाँ है, जो कि टोंक के अंदर है। फिर यहाँ लोहे के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। तो रेड के अंदर क्या प्राप्त हुए हैं, रेड के अंदर लोहे के विशाल भंडार वह प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसको प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन समय तक के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं, तो यहाँ से जो पूर्व गुप्तकालीन समय है ना, वो उस तक के यहाँ पर क्या है अवशेष मिले हैं। यहाँ टूटे प्याले, मणके और यहाँ से अपोलाइडोर्स का सिक्का व इंडोनेशियन सिक्के मिले हैं। यानी क्या हो गया, यहाँ से टूटे प्याले, मणके और यहाँ से अपोलोडाइट्स का सिक्का हुआ इंडोनेशियन सिक्के मिले हैं। फिर है रेड टोंक। रेड टोंक से 3075 पंचमार्क और आहत सिक्के मिले हैं, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। जो क्या है, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। फिर क्या है, लेख विहीन। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के बने हैं। लेख विहीन के अनुसार जो ये सिक्के हैं ना, वह लगभग किसके बने हैं, ये सिक्के चांदी के बने हैं। फिर है सुनारी। जो सुनारी है, यानी जो सुनारी सभ्यता है, वह कहाँ है, तो वह हमारी नीम का थाना के अंदर स्थित है। तो सुनारी सभ्यता कहाँ है, सुनारी सभ्यता हमारी नीम का थाना के अंदर स्थित है। जो इसका उत्खनन है ना, वह 1980 में हुआ था। यानी जो सुनारी सभ्यता है ना, जो इसका उत्खनन का कार्य है ना, वह 1980 में हुआ था। तो सुनारी सभ्यता का उत्खनन का कार्य कब हुआ, 1980 के अंदर हुआ था। फिर है सुनारी कांतली नदी के किनारे स्थित है। यानी जो सुनारी सभ्यता है ना, वह हमारी कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। फिर है यहाँ से लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। सुनारी से लोहे को पिघलाने के लिए 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यानी जो सुनारी सभ्यता है ना, तो यहाँ से लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई है, जिसमें लोहे को पिघलाने के लिए यहाँ पर 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ के लोग चावल का प्रयोग नहीं करते थे। यानी जो सुनारी सभ्यता है ना, इसके अंदर जो लोग होते थे, जो मनुष्य होते थे ना, वह चावल का उपयोग नहीं करते थे। घोड़ों से रथ खींचते थे और धान अनाज संग्रहण करने का कोठा मिला है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।